हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो बच्चों, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को कंप्लीट किया। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसी तर्ज पर अब हमने देखा था कि हमें स्फेरिकल मिरर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो अब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों देखो, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिस इज अ स्फीयर। ठीक है, अगर हम इस लोगों को स्फीयर को कट कर दें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब अगर इसको कट करने के बाद हम इस साइड को पॉलिश कर दें, इस साइड को पॉलिश कर देंगे, तो बच्चों ये अगर मिरर था, ग्लास था, और इसको हमने कट कर दिया और यहाँ पर पॉलिश कर दिया एक साइड से, तो दूसरी साइड से बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। सो इस टाइप का मिरर हमारा स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर से दो मिरर्स बन सकते हैं, एक तो ऐसा भी बन सकता है, और हम चाहें तो हमने इस साइड से इसको कट किया, ये मैंने कट कर दिया, और बाहर की साइड से मैंने इसको पॉलिश कर दिया। तो बच्चों ये जो साइड है वो अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। क्लियर? सो इस टाइप के जो मिरर होते हैं उन्हें हम लोग स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ठीक है, सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो देखो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बच्चों स्फेरिकल मिरर्स की, वो या तो अंदर की साइड कर्व्ड होती है या फिर बाहर की साइड। एग्जांपल्स में थ्रू हम देखें तो देखो, अगर ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, अभी हम ये नहीं बोल रहे कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, बट इन जनरल देखते हैं तो या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो सकती है, अगर अंदर की साइड से हम लोग इसको पॉलिश कर देते हैं तो देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व दिखेगी, कर्व है आउटवर्ड। और अगर बच्चों अगर हमने इसको बाहर की साइड से पॉलिश कर दिया तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अब अंदर की साइड इनवर्ड कर्व्ड है ना। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, या तो इनवर्ड कर्व्ड हो सकती है या फिर आउटवर्ड कर्व्ड हो सकती है। सेकंड पॉइंट, whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of the glass। तो अभी हमने देखा कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बच्चों इट इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसको हमने एक ग्लास के स्फीयर से कट करके ही तो बनाया है। इस मिरर को हम लोगों ने एक ग्लास के स्फीयर से कट कर ही तो बनाया है बच्चों। सो दिस will be the part of the holosphere। तो अगर इस holosphere से कट करके बनाया है तो बच्चों ये स्फीयर का पार्ट ही तो होगा। सो वही लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ holosphere of glass। ओके, वन साइड ऑफ द मिरर इज वेल पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिंग। तो एक साइड देखो भाई, किसी भी ग्लास को मिरर बनाने के लिए उसकी एक साइड को कम से कम हमें अच्छे से पॉलिश्ड कर करके इस तरह से बनाना पड़ेगा कि सेकंड साइड से जो लाइट आ रही है वो उसके पार ना जा पाए। ठीक है, लाइट उसको पास ना कर सके और रिफ्लेक्ट हो जाए, तभी वो मिरर का वर्क करेगा। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब हम लोगों ने देखा था कि भाई स्फेरिकल मिरर्स हम लोग बना सकते थे, तो हम चाहें तो इस साइड के पार्ट को काट कर इधर का बना सकते हैं, और चाहें तो इस साइड के पार्ट को काट के ये इनवर्ट कर्व बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो देखो स्फेरिकल मिरर्स इस तरह से कितने तरीके के हो सकते हैं, तो दो तरह के, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। सो स्फेरिकल मिरर्स हमने देखा कितने टाइप के हो सकते हैं बच्चों, दो टाइप्स के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोगों ने देखा स्फेरिकल मिरर्स की जरूरत क्यों थी, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो आप इसको पढ़ने से पहले रिफ्लेक्शन के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर नाम से ही पता चल रहा है कि स्फीयर का पार्ट होगा। तो मैंने देखो ये एक पूरा स्फीयर बना दिया था, अगर इसमें से मैं इसको काट दूं तो ये एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा, या फिर मैं इस साइड से इसको काट दूं तो भी एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। सो बच्चों इट इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो ये देखो, ये अगर बाहर की साइड से पॉलिश है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगी, तो ये कर्व्ड इनवर्ड ही तो है। और यहाँ देखें अगर अंदर से पॉलिश कर दिया तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड ही तो है। अब मिरर तभी बन सकता है जब बच्चों उसकी एक साइड हम अच्छे से पॉलिश करते हैं।
मतलब कि हमें उसे इस तरह से बनाना है कि लाइट उससे पास होकर के निकल ना सके, वो रिफ्लेक्ट हो जाए वापस, तभी वो मिरर की तरह वर्क करेगा। अब देखो बच्चों, अब ये स्फेरिकल मिरर्स हमने देखा कि दो टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? दो टाइप्स के। अगर ये भी हो सकता है कि इनवर्ट कर्व्ड हो, और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम इस पार्ट को बनाएं तो वो आउटवर्ड कर्व्ड होगा। सो एक तो कॉन्वेक्स होगा, दूसरा कॉन्केव होगा। अब बच्चों हम लोग इस कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग देखेंगे कि कॉन्केव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। हम लोग ने देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स दो ही तरह का होता है बच्चों। स्फेरिकल मिरर्स जो है वो दो तरीके का होता है। सो हम देखते हैं कि भाई कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉन्केव क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो, फोकस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर। मतलब जिसका फोकस जो है वो सेंटर पे आ जाए, सेंटर की तरफ आ जाए। तो देखो हम लोगों ने बनाया, कॉन्केव मिरर। देखो इस टाइप का मिरर, देखो अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो एक स्फेरिकल मिरर, तो ये हो गया भैया स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये स्फीयर का पार्ट है। इसमें से हमने इस स्फीयर के ग्लास के टुकड़े को काट दिया, सो इतना सा ये मिरर बन गया। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। तो भाई रिफ्लेक्टिंग, अगर ये साइड, देखो इस साइड को हम पॉलिश कर देते हैं तो तभी तो दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग बनेगी। सो हमने क्या किया, बाहर की साइड पॉलिश कर दिया। तो अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी बच्चों वो इनवर्ड कर्व्ड हो गई। देखो कर्व्ड इनवर्ड्स। और दूसरा तरीका, नाम क्या है इसका, कॉनकेव। अब केव का मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक है। सो केव का मतलब है कि डीपनेस, ठीक है, अंदर की तरफ। तो ये वाला जो बच्चों इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई भी मिरर उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से ही जाना जाएगा, बिकॉज पॉलिश्ड साइड का तो कोई मतलब ही नहीं है। सो इसकी देखो केव, केव मतलब गुफा, गुफा मतलब अंदर की साइड, डीपनेस। तो ये जो इसकी कर्व्ड सरफेस है वो बच्चों अंदर की साइड ही तो कर्व्ड है। सो इस टाइप के मिरर को हम लोग कॉन्केव मिरर बोलते हैं। अब सेकेंड इसका अपोजिट, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। तो ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की साइड कर्व्ड हो बच्चों, वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। तो देखो ऐसा मिरर हम लोगों ने बना दिया भाई, इस टाइप से हमने कोई मिरर बनाया। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आउटवर्ड कर्व करना है, तो ये रिफ्लेक्टिंग, ये जो आउटवर्ड कर्व्ड है बच्चों, यही तो हमारी, ये जो आउटवर्ड कर्व्ड है यही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। और ध्यान से देखें तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो अगर बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग बनानी है तो अंदर की साइड को हम लोगों को पॉलिश करना पड़ेगा। देखो बच्चों, दो ही तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से एक तरीके को समझ लेते हैं तो दूसरा ऑब्वियसली जो अदर है वो दूसरा पार्ट होगा। सो देखो, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। केव का मतलब गुफा, गुफा का मतलब अंदर की साइड। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों वो अंदर की साइड ही तो कर्व्ड है और बाहर की साइड तो पॉलिश है, तो इसीलिए ये कॉनकेव मिरर हो गया। दूसरा बच्चों क्या होगा, अब दूसरा एक ही मिरर और बचा है, वो है कॉन्वेक्स। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, वो कॉन्वेक्स होगा। तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो बच्चों इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड ही तो है। ये देखो अंदर की साइड तो पॉलिश्ड है ना। अगर अंदर की साइड पॉलिश्ड है इसका मतलब कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की साइड है, तो ये आउटवर्ड कर्व्ड है। देखो ध्यान से, ये आउटवर्ड कर्व्ड है। तो इस टाइप के मिरर को बच्चों क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। होप आप सभी लोगों को कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे क्या होते हैं ये समझ आया होगा। इनकी मैकेनिज्म समझ आई होगी कि ये सभी स्फीयर से कट करके बनाए जाते हैं। अगर हम इस साइड का स्फीयर कट कर दें, पार्ट ऑफ स्फीयर जो कि ग्लास था कट कर दिया, तो ये इतना हमारा कॉनकेव मिरर मिल गया।
अगर बच्चों हमने इस साइड से इसको कट कर दिया तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो दोनों ही बच्चों स्फेरिकल मिरर स्फीयर के पार्ट है, स्फीयर ऑफ ग्लास, तो इसीलिए इनको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स के हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, दोनों ही टाइप हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। तो इसके बाद हम लोग इसकी फोकल लेंथ, फोकस क्या होता है, इनके सब पार्ट्स को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो अब बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स हमने पढ़ लिए। स्फेरिकल मिरर्स कितने तरह के होते हैं, तो हमने देखा स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉन्वेक्स एंड वन इज कॉनकेव। सो कॉन्वेक्स कॉनकेव समझने के बाद अब उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है हमारे पास जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड कर्व, तो ये देखो बच्चों बाहर की साइड पॉलिश्ड है, तो इसका मतलब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड कर्व है। सो ये बच्चों कॉनकेव मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड कर्व्ड है, तो बच्चों अगर अंदर की साइड इसमें पॉलिश्ड है तो ये जो सरफेस है बाहर की साइड कर्व्ड है वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यानी कि ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर दोनों में ही कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, इस कॉनकेव मिरर की बात करूं मैं या फिर कॉन्वेक्स मिरर की, तो देखो इसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बच्चों हमने देखो हम लोग जानते हैं कि ये जो मिरर है ये किसी ना किसी स्फीयर को काट कर बनाया गया है। तो ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा। अगर किसी स्फीयर का पार्ट है तो उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा। तो बच्चों जो उस स्फीयर का सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि इस वाले मिरर को कहीं ना कहीं इस तरह के किसी स्फीयर से काट करके बनाया गया है। तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ, दूसरी चीज फिर एक फोकस पॉइंट होगा बच्चों। देखो अब देखो बच्चों ये वाला जो मिरर था वो किसी ना किसी इस तरह के स्फीयर को काट कर बनाया गया था, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, यानी कि बच्चों यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस पॉइंट होगा। बच्चों पोल क्या होगा? पोल मिरर में वो पॉइंट होगा जहां से ये इमेजिनरी लाइन जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं वो पास करेगी। बच्चों वो पॉइंट पोल कहलाएगा जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो बच्चों इसमें ये पोल हो गया, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब देखो बच्चों ये क्या है भाई, ये तो हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है एमएन। अब देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस प्रिंसिपल ये पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहलाती है। ठीक है, पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहलाती है। उसके बाद इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा या फिर यूं कह लें कि फोकस पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है बच्चों। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है बच्चों। ठीक है, अभी इनमें रिलेशन होता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और बेसिकली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, बिकॉज ये फोकस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधी डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो इतना चीज हम लोगों ने देख लिया। ये कॉनकेव मिरर है, ये इस तरह के किसी स्फीयर को काट कर बनाया गया है। तो इसका सेंटर, इस स्फीयर के सेंटर जहां पे इस स्फीयर का सेंटर होगा वही बच्चों इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो वो ऑब्वियसली इधर होगा। और ये कॉन्वेक्स मिरर बच्चों किसी स्फीयर को काट कर बनाया जो कि इस तरह से होगा। तो इस स्फीयर का सेंटर अगर यहाँ होगा तो इस मिरर का सेंटर भी बच्चों यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम एक एक टर्म्स की डेफिनेशन समझेंगे, उसको ठीक तरह से डिफाइन करेंगे। बच्चों हमने सारी चीजें देख ली, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। हम सभी की डेफिनेशंस और देखेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज देखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे बच्चा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ स्फेरिकल स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। देखो इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। It is the center of the hollow sphere of the glass, center of the hollow sphere of the glass, of which the spherical mirror is a part. ये बच्चों उस होलो स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर को काट करके ये मिरर बनाया गया है, जिसका ये मिरर एक पार्ट है। ठीक है बच्चा, सो ये एमएन मिरर इस पूरे स्फीयर का ही तो एक पार्ट है। तो जो इस स्फीयर का सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के लिए होगा। इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। इसको हम सी से डिनोट करते हैं या सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का कहां होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का कहां पे होगा। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर, तो ये रहा बच्चों जिसकी अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड कर्व्ड हो, अंदर की साइड कर्व्ड हो, वो हमारा कॉनकेव मिरर होगा, यानी कि हमारा कॉनकेव मिरर है। इसमें हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, तो इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब मिरर इस साइड माना जाएगा फ्रंट, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है ना, जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे हम फ्रंट मानेंगे। तो ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने ही तो है। ठीक है बच्चों, अब अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखें तो ये तो बच्चों जो है ये तो पॉलिश सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, यानी मिरर इस साइड होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो देखो लाई ऑन द बैक ऑफ द मिरर। ये भाई अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो मिरर तो इस साइड है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये एट द बैक ऑफ द मिरर, ये मिरर के पीछे बन रहा है बच्चों। तो कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे बन रहा है। तो आप सभी लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आया होगा, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सेकंड चीज जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बेसिकली इस पोल से लेकर के सेंटर तक की डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। लेकिन अब देखो बच्चों ये जो मिरर है वो इस स्फीयर का पार्ट है, तो जो इस स्फीयर की रेडियस होगी वही इस कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो इस स्फीयर का सेंटर है वही इस मिरर का सेंटर है, तो इसीलिए जो इस मिरर की इस स्फीयर की रेडियस होगी वही रेडियस बच्चों इस मिरर की होगी। ठीक है, so it is the radius of the hollow sphere, it is the radius of the hollow sphere। यहाँ पर देखें तो ये हमारा hollow sphere है of a glass of which the spherical mirror is a part। उस hollow sphere का रेडियस है जिसका ये मिरर एक पार्ट बनाता है, यानी इस स्फीयर का ही पार्ट तो है ये मिरर, इस स्फीयर का पार्ट ये वाला मिरर है। तो बच्चों इस स्फीयर का रेडियस जो है वही ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब देखो रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, हियर देखो PC इज इक्वल टू आर, P से लेकर C तक की डिस्टेंस जो है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। P से लेकर के C तक की डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों में कॉमन है। तो PC इज इक्वल टू आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दूसरी चीज हमने समझ ली। सो बच्चों थर्ड चीज है जो हमारे पास वो है पोल। तो पोल क्या है, देखो ये रहा पोल हमारा, यहाँ पर ये पोल है। तो बच्चों ये जो मिरर है M2N, ये Mn जो मिरर है, या यहाँ पर बात करें तो Mn जो मिरर है, इसी को बच्चों M से लेकर N तक को हम अपर्चर भी बोलते हैं बच्चों। इसी M से लेकर N तक को हम लोग अपर्चर भी बोलते हैं। तो बच्चों ये जो पोल है ये इस मिरर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर नहीं है। ये M से लेकर N जो मिरर है उसका सेंटर है, या ये Mn जो अपर्चर है उसका सेंटर है। ठीक है बच्चों, सो देखो पोल इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, ये इस Mn मिरर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर नहीं है, मिरर का सेंटर है। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ अपर्चर। ये जो Mn है बच्चों यही अपर्चर है और इस अपर्चर का सेंटर ही पोल कहलाता है। और इसी
पोल से निकल के प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है, इसी पोल से प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है। बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, और इसी इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो पोल से होकर के पास करता है और उसी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस लाई करता है। देखो बच्चों, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक इमेजिनरी लाइन है बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो इमेजिनरी लाइन है। कहाँ से पास करती है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास करती हुई जाती है। दूसरा, ये हमेशा इस मिरर पर 90 डिग्री पर जाती है, ये इस मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो भी बच्चों वो लाइन जो 90 डिग्री के एंगल के साथ क्रॉस करे वो नॉर्मल कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? नॉर्मल। सो अब देखते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड द पोल P, passing through the center of curvature C and the pole P of the mirror. It is normal to the mirror at its pole. तो ये पोल पर बच्चों मिरर के नॉर्मल होती है, मतलब इस पोल पर ये मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ गए आप लोग? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गई हम लोगों को बच्चों। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाँ तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस को समझ लिया। अब देखो बच्चों, जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल फोकस, वो क्या है, तो देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल फोकस ये रहा बच्चों, ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल फोकस। अब एक्चुअल में इसे निकाला जाता है, मतलब इट इज ऑब्टेन्ड, इसे हम ऑब्टेन करते हैं। देखो कैसे, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, जिस पर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर एक्चुअली मीट, जो लाइट रेज मिरर पर इंसिडेंट होती हैं वो एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। जो लाइट रेज मिरर पर इंसिडेंट होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर मिलती हैं उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं बच्चों। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि वो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होनी चाहिए मिरर पर, ठीक है। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। तो ये जो फोकल लेंथ है बच्चों वो पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस ही फोकल लेंथ कहलाती है f। ये डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर से पोल की डिस्टेंस के आधी होती है, यानी f इज इक्वल टू r/2। सो इट इज ऑल्सो क्लियर। फोर्थ पॉइंट, इट इज ऑब्टेन्ड। अब देखो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको ऑब्टेन किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देखते हैं हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है बच्चों। सो मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो फिर ये हमारा ये पोल होगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना इसको कैसे ऑब्टेन्ड किया जाता है। सो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस एक्सिस पर कोई ना कोई पॉइंट होगा, एट विच, जिस पर रेज ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, वो लाइट रेज जो मिरर पर इंसिडेंट होती हैं, वो लाइट रेज जो मिरर पर इंसिडेंट होती हैं, तो बच्चों मान लेते हैं वो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है। एक रे हमने इन्फिनिटी से यहाँ पर बुलाई और एक रे इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आए हम। दो रेज आ रही है हमारे पास, इंसिडेंट रे। कैसी रे? इंसिडेंट रे। कहाँ से? मान लिया हमने इन्फिनिटी से कोई लाइट रे मंगाई, ठीक है। अब वो लाइट रेज जो आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं किसके? प्रिंसिपल फोकस के। ये रहा बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। सो एट विच रेज ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, ये जो लाइट रेज जो मिरर पर इंसिडेंट हो रहे हैं ये एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये जो लाइट रे हैं बच्चों जो इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर मिलेंगी वही पॉइंट फोकस कहलाएगा, और वो इस प्रिंसिपल फोकस पर। तो देखो यहाँ पर बच्चों आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ से पास कर गई, ये वाली लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ यहाँ से पास कर गई। सो ये जो पॉइंट निकला बच्चों यही हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा कि फोकस जो है उसे ऑब्टेन किया जाता है, फोकस को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हमने कोई कॉनकेव मिरर लिया, एमएन हमारे पास मिरर था,
ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, हमने दो रेज ली, लाइट रेज, जो कि पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है भाई, हमने दो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली। अब इन्फिनिटी से माना हमने कि ये रेज इन्फिनिटी से आ रही थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहां पर भी मिलेंगी वही पॉइंट हमारा फोकस होगा। तो ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं, यानी यहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं, सो यही हमारा फोकस पॉइंट होगा। होप आप सभी लोगों को इनकी टर्म्स अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्या हमारा फोकस होता है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्या फोकल लेंथ होती है, क्या पोल होता है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस। होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पर हम इमेज फॉर्मेशन की स्टार्ट करेंगे।